जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मेंस ए के द्वारा आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा आपको दे रहे हैं और मेंस में कैसे उसकी जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लेने हैं, वो भी आपको बताते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मेंस ए वाली सीरीज का आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज 12 सितंबर है और आज द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही एक हमें न्यूज मिलती है कि लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ हिस्टोरिक स्टेप। ये एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। ये जो घोषणा की गई है इस कॉरिडोर की, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये एक ऐतिहासिक होने वाला है, राइट। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि आयोग कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछता है इससे, राइट। तो देखते हैं इससे रिलेटेड जो ये होते हैं ना, जैसे कोई जो देश है, जैसे भारत एक देश है, वो किसी अन्य देश से कॉरिडोर की बात करता है। अभी कॉरिडोर क्या है हम देखने वाले हैं बड़ी, और इस कॉरिडोर से क्या फायदा होगा भारत को या एक वैश्विक स्तर पे क्या फायदा होगा, क्या इससे रिलेटेड कभी कोई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो 2019 में एक प्रश्न आया था, आप देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान। यहाँ पर इंडिया और जापान को लेते हुए पूछा गया है, जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्परेरी रिलेशनशिप, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as the whole। समय आ गया है कि भारत और जापान का एक मजबूत सामयिक संबंध बनाए जिसमें वैश्विक और रणनीतिक साझेदारियां शामिल हो, जिसका एशिया और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्व टिप्पणी दीजिए। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब भी कोई देश दूसरे देश से मित्रता करता है, कोई पार्टनरशिप करता है, तो उसका क्या परिणाम आता है उस देश के लिए जो देश आपस में समझौता कर रहे हैं, और वैश्विक स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमको जानना चाहिए। तो देखिए बात की जा रही है भारत की, तो यहाँ पर भी भारत और जापान की बात आ रही है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि भारत अन्य देशों के साथ एक कॉरिडोर ला रहा है, उसकी घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट प्रसंग देख लेते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने घोषणा करी है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर को G20 जो सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, आपको पता ही है आजकल, उसी सम्मेलन के दौरान ये भी घोषणा की गई हमारे माननीय मोदी जी द्वारा कि एक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। उसका नाम आपने याद रखना है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट को आप वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं, राइट। मिडिल ईस्ट को आप वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का आधार लिया जाए तो उसको उस आधार पे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड मैप के हिसाब से अमेरिका के पूर्व की तरफ पड़ता है आपका जो आपका सऊदी अरेबिया है, जो यूएई है, इस तरह के जो देश हैं ये आपके मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। और वहीं पर अगर भारत को आधार लिया जाए तो इसको हम वेस्ट एशिया की श्रेणी में डालते हैं। तो मैं मिडिल ईस्ट बोलूं या वेस्ट एशिया बोलूं की बात है, राइट। अब देखते हैं घोषणा क्या है। द प्रोजेक्ट एम टू काउंटर चाइना बीआरआई। आप जानते ही हैं चाइना का एक जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो काफी आक्रामक दिखता है। भारत की जो संप्रभुता है उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्यों, कैसे कैसे आप जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर ने भारत का जो क्षेत्र है जिस पर कब्जा किया हुआ है, वहां से बिना भारत से पूछे पाकिस्तान ने चाइना को परमिशन दी कि वो अपनी जो बीआरआई के तहत जो रोड है उसे ले जा सकता है। तो इसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की संप्रभुता के लिए जो बीआरआई है ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है, जो घोषणा की गई है, ये ज्यादातर काउंटर करेगा किसे, बीआरआई को। और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से देश सम्मिलित किए जाएंगे वो एग्जाम वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि वो है भारत, ऑब्वियसली यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस। यूएस को मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें यूएस भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं अभी बता देता हूं आपको, हालांकि आगे भी आपको दिखेगा। देखिए यूएस
और कभी जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है वो काफी अच्छे मित्र थे। और मित्र क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि जो वेस्ट एशिया वाले थे वो ज्यादा सुनते थे इसकी, अमेरिका की। बट कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है, हाल ही के कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इस तरह के देश ज्यादा झुकाव कर रहे हैं किसकी तरफ, चाइना की तरफ। चाइना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो इसीलिए हमें दिखता है कि यहाँ पर यूएस भी कहीं ना कहीं इस समूह में, इस कॉरिडोर में शामिल होने की बात कर रहा है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्लान टू बिल्ड अ रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। देखिए कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर मतलब होता है एक रास्ता, आसान शब्दों में, जिसमें आप आ जा सकते हैं। परंतु इस वैश्विक स्तर पे कॉरिडोर का तात्पर्य होगा वो ज्यादा जुड़ा होगा आपके आर्थिक आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो इकोनॉमी का लेवल हो गया है वो एक देश तक ही सीमित नहीं है, वो एक वैश्विक स्तर में फैले। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो ये होगा कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, और वो रास्ता किस किस के लिए बनाया जाएगा, एक रेल और एक शिपिंग, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, राइट। जैसे कोई नदी होगी, कोई गल्फ होगा, कोई जैसे आपका रेड सी है, राइट, तो यहां से एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, राइट। द प्रोजेक्ट एम टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी कि इस प्रोजेक्ट जिसके द्वारा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा, एक तो आपका आर्थिक, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, दूसरा होगा इसका पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी कि आपस में जो रणनीति होगी, जो राजनीति होगी, उसको आपस में तालमेल करते हुए ये लोग चलेंगे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के हिसाब से, राइट। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं असल में ये प्रोजेक्ट हमने देखा है कॉरिडोर है, और इसमें हमने ये भी देखा जो यूरोपियन यूनियन है वो भी शामिल हो रहा है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि यूरोप वाले भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जरा हम और देखते हैं असल में ये प्रोजेक्ट है क्या है, राइट। अ पार्ट ऑफ PGIA, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। PGIA का फुल फॉर्म आपने याद रखना है। तो ये जो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जो प्रोजेक्ट ये आ रहा है, जो मोदी जी ने घोषणा करी है, ये किसका भाग बनेगा? अगर मैं यूरोपियन कंट्री के हिसाब से लूं या जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके हिसाब से उनके आधार पे इसका नाम लूं, तो ये है इसका हिस्सा PGIA, ठीक है। अब PGIA क्या करता है? PGIA बेसिकली द रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर में ज्यादा डील करता है। मतलब इनका जो मुख्य, जो इनका एक आधार होता है, इनकी जो योजनाओं का या आधार होता है कि देशों का सम्मेलन हो। इस सम्मेलन की वजह से क्या होगा? संगठन बनेगा तो जो देश इस संगठन में जुड़े हुए होंगे उन देशों का आर्थिक विकास किया जाएगा। किस आधार पर? एक कॉरिडोर बना के, और ये कॉरिडोर ज्यादातर क्या होगा? रेल और आपके जो शिप्स होते हैं उनको जोड़ता है आपस में, जो देशों के शिप और रेलवे नेटवर्क है उसको जोड़ा जाएगा, राइट। तो देखिए PGIA इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ G7 नेशन। G7 नेशन जो है, जैसे कि आप जानते हैं, पहले ये G8 था, रशिया को हटा दिया गया है, तो इसलिए अभी G7 रह गया है। और आपको पता होना चाहिए G7 में आपके यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, जापान, ये सब आते हैं, और यूरोपियन यूनियन भी इसमें आता है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन भी इसका भाग है। अब इसमें 7 हैं, अपने हिसाब के साथ नाम याद रखना है, पहले ये 8 था। अब देखिए G7 का आपसी जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितने भी देश G7 में आते हैं ये आपसी समझौते के अनुसार क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो आपका मोदी जी ने जो अनाउंस किया है कॉरिडोर, वो इसी के अंतर्गत आता है। ज्यादातर उसमें फोकस किसमें दिया जाएगा? जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, राइट। द प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड सिविलाइजेशन। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये अन्य नाम है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि सिविलाइजेशन की बात होगी, सभ्यता की बातें होगी।
जब दो मुल्क आपस में जुड़ेंगे या दो से ज्यादा मुल्क आपस में जुड़ेंगे और कॉरिडोर बनेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे, संस्कृति का आदान प्रदान होगा और एक सभ्यता का विकास होगा, राइट। आगे देखते हैं, अगर इसको वैश्विक आधार पर ग्लोबली इसको देखा जाए, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। पहले देखते हैं क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का। देखते हैं गेम चेंजर होगा। अभी गेम चेंजर क्यों होगा कि जो चाइना का वाइड रेंजिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आप देख ही रहे हैं, चाइना ने पिछले सालों में क्या किया है कि उसने क्या किया है, देशों को काफी लोन दिया है। जो देश का जो पोर्टफोलियो है जो काफी गलत है फिर भी उसको लोन दिया है, और ऑब्वियसली बात है वो देश क्या करता है, लोन वापस चुका नहीं पाता है, फिर वो चाइना की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है और उसका फायदा चाइना उठाता है, उनकी संप्रभुता पे उंगली उठाता है। अब संप्रभुता पे उंगली उठाकर क्या मेरा तात्पर्य है कि फिर चाइना क्या करता है, उन्हीं के क्षेत्र में अपने कुछ आर्मी के कैंप बना देता है, जिससे कि वो क्या करे, चाइना क्या करे, किसी भी देश को काउंटर करता है। तो इस तरह की रणनीति चाइना अपनाता है। तो इस कॉरिडोर के बनाते हैं, इस कॉरिडोर को जब बनाया जाएगा तो इससे क्या हासिल होगा, कहीं ना कहीं जो चाइना की ये पॉलिसी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है उसको काउंटर किया जाएगा, राइट। द कॉरिडोर वुड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी अमंग द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी देश इसमें शामिल हैं इस कॉरिडोर में, उनके आपस में जो हार्मनी है, जो भाईचारा है वो बढ़ेगा। और इस तरह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं सभी देशों का जो इससे जुड़े हुए हैं उनका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। आगे देखते हैं, इसी गेम चेंजर में क्या था, प्रोजेक्ट वुड एम टू एड्रेस द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर द ग्रोथ इन द लोअर एंड मिडिल इनकम नेशन। देखिए जितना भी इसमें जब आप इसको एनालाइज करेंगे, अगर मैं यूएसए को हटाता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग स्टेज में, तो उन देशों का क्या होगा, विकास होगा, राइट, क्योंकि एक साथ मिलकर सब चलेंगे और कॉरिडोर का हमेशा फायदा होता है फॉर द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। द एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प ब्रिंग द कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट टुगेदर। यानी कि जैसे कि ज्यादातर हमें दिखता है कि मिडिल ईस्ट वाले जो देश हैं वहां पर अराजकता भी हमें दिखती है, जैसे यमन और सऊदी अरेबिया काफी आपस में लड़ता रहता है, शिया और सुन्नी का भी विवाद हमें दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा, इस कॉरिडोर की वजह से क्या होगा कि लोग आपस में ज्यादा एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की संस्कृति जब समझेंगे तो हो सकता है एक हार्मनी डेवलप हो, शांति डेवलप हो। और कहीं ना कहीं आजकल इकोनॉमी भी मैटर करती है, तो हर देश क्या करेगा, आपस में मिलजुल कर काम करेगा और एक दूसरे की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करेगा। आगे देखते हैं, इट विल हेल्प एस्टैब्लिश द रीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ अ सोर्स ऑफ चैलेंज। देखिए इस पॉइंट को समझाने के लिए पिक्चर आप देखिए, ये पिक्चर आपको क्या समझाती है, पिक्चर ये समझाती है एक समय ऐसा था जब ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र है जहां पर काफी हवाएं बहती, ठीक है, क्योंकि भारत के अगर दक्षिणी हिस्से की मैं बात करूं तो एक पेनिनसुलर इंडिया है, और पेनिनसुलर इंडिया मतलब वहां पर भारत का भाग समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप जानते ही हैं हवा का जो चलना होता है वो क्यों होता है, वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है। और आप ये भी जानते हैं जब सूर्य है तो वो जो धरती होती है, जो जमीन होती है, उसको कंपैरेटिवली समुद्र से ज्यादा गर्म करेगा, तो लो प्रेशर कहां बन जाएगा, जमीन में बन जाएगा, तो हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ आएंगी और यही रात को उल्टा हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि भारत के काफी ऐसे हिस्से हैं जहां पर हवाएं बहुत चलती हैं। एक समय ऐसा था उन हवाओं का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अगर मैं उसको एक इकोनॉमी बेस उसको समझूं, परंतु ये विंड मिल से आपको क्या पता चल रहा है, विंड मिल लगा दी जाती है और जो हवाएं हैं उसके द्वारा एक ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न की जाती है, जिसके माध्यम से हमारी मशीन चलती है, फैक्ट्रीज रन होती हैं, जो कहीं ना कहीं एक समय जो वेस्ट था आज वही क्षेत्र हमारा एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो कॉरिडोर बना के क्या फायदा होगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, अगर मैं वेस्ट एशिया की बात करूं, जहां पर उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि कारण क्या है, एक तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, राइट। जैसे इजराइल की बात करूं, वहां पर आप जानते हैं क्या स्थिति है। तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर बनने से जो चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है वो चीजें भी इस्तेमाल होने लगेंगी और देश आपस में अपने स्तर पर सहयोग करके एक दूसरे की जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, राइट। आगे देखते हैं,
सिग्निफिकेंस ऑफ, इसी में देखते हैं काउंटरिंग चाइना, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, राइट। देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी। क्या ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली क्या है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये पहले यूएसए की एलीज थे, यानी कि यूएसए के एक यूएसए कहने से ही काम करते हैं, राइट। परंतु अभी हाल ही में हमें क्या दिखता है, ये जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनका जो ज्यादा झुकाव हमें दिखता है वो चाइना की तरफ दिख रहा है। इसीलिए यूएस इस कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट में भाग ले रहा है, जिससे कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उसको अपनी तरफ लाने की, उसको काउंटर किया जाए, राइट। These countries seek to enter in relation with rapidly growing eastern economy, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं ये ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि ईस्ट की इकोनॉमी, खासकर मैं चाइना की बात करूं तो काफी जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो वेस्ट की तरफ नहीं देख रही हैं, यानी कि यूएस की तरफ नहीं देख रही हैं, कहां की तरफ देख रही हैं, चाइना की, इसलिए यूएस के लिए खतरा है, राइट। China has also boosted ties with Middle East state, helping to broker deal with Saudi Arabia and Iranian earlier this year. यानी कि चाइना अपने लेवल से प्रयास कर रहा है, अलग-अलग लालच दे रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव रखें, राइट। ये बात इसमें बता रखी है। आगे देखते हैं आप, इसमें देखते हैं एक ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 का अभी, ठीक है। वहां पर हमें दिखता है कि ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स हैं, उन्होंने घोषणा की कि वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, किसको, चाइना। ऐसे संगठन को ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग जहां पर चाइना मुख्य भूमिका में होगा, तो अर्थात चाइना जो कहेगा ये लोग वो करेंगे, राइट। क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, ये लोग कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ना चाहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे कि जो यूएस है, अब इतना एफर्ट क्यों कर रहा है, जो कॉरिडोर की हमने बात करी थी, क्योंकि वो काउंटर करना चाहता है चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव को, ठीक है। और आगे देखेंगे चाइना जो बीआरआई है एज फेसिंग अ सीरियस, अब देखिए इस टाइम में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको ज्यादा न्यूज भी नहीं मिलती, ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंडिंग की कमी हुई, इन्वेस्टर्स जो हैं अब वो कहीं ना कहीं इस बीआरआई प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो ये अभी सही मौका है इस कॉरिडोर को लाने का, राइट, क्योंकि चाइना इस समय भी बीआरआई के हिसाब से थोड़ा वीक है। अब मेन हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए इस कॉरिडोर में जुड़ने का क्या महत्व है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, वो जो रीजन है वो हम समझते हैं, राइट। इंडिया वाज एंशियस अबाउट चाइनास कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द रीजन अंडर इट्स टिकेट बीआरआई। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यूएस को भी नहीं है इतना चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से, जितना इंडिया को। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, भारत की संप्रभुता खतरे में है इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे एक रोड जारी है और भारत से पूछे ही नहीं गया, क्योंकि चाइना ने ये किससे पूछा, पाकिस्तान से। पर आप जानते ही हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बेसिकली वो भारत का भाग है, और भारत के इतने करीब आना भारत के जो संप्रभुता है, जो सुरक्षा है भारत की, उसके लिए खतरा है, राइट। It was also frustrated by the Pakistan refusal to allow overland access। जैसे कि आप जानते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान है, और अगर भारत एक हमारे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उसके लिए एक रोड बनाना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से परमिशन चाहिए, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आएगा, परंतु पाकिस्तान ने कभी परमिशन नहीं, राइट। पाकिस्तान ने हमेशा इसको काउंटर किया है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा चाइना से, राइट। तो ये भी आप देख रहे हो, तो इन दोनों की वजह से भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये जो कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो हर एंगल से चाइना को काउंटर करेगा, राइट। आगे देखते हैं, It quest for credible connectivity through Iran into Eurasian land masses did not yield much result। यानी कि हालांकि हमें दिखता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक पाकिस्तान में चाइना द्वारा ग्वादर पोर्ट बनाया गया था, उसी के उसी को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया। अगर आप याद देख पा रहे हैं चाबार पोर्ट। अब देखिए भारत के पास अगर मुझे यहाँ जाना है या ईरान के इस एरिया में जाना है, तो मेरे पास वैसे सबसे अच्छा रूट था ये वाला, राइट, सबसे शॉर्टेस्ट। बट मुझे कैसे जाना पड़ता है भारत से, पहले आपको ऐसे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर उतरना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ अफगानिस्तान जाना है, राइट।
और अफगानिस्तान से अगर तुर्कमेनिस्तान में, तो हमारे लिए ये रूट था। पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इसको हमेशा क्या किया है, मना किया है, इस रूट को पाकिस्तान ने कभी हमें नहीं दिया, राइट। दूसरा ये है कि अब हमने चाहे चाबहार के थ्रू बना रखा है ये, पर हमें इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। क्यों फायदा नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ईरान है, ईरान और वेस्ट एशियन कंट्रीज में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लड़ाइयां रहती हैं। अब जब लड़ाइयां रहती हैं और ईरान कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से ईरान पे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं यूएस के द्वारा, तो यानी कि अगर इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बनाया भी है चाबहार पोर्ट वाला, तो इंडिया का उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। अब आप जानते हैं, एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ, ईरान पे अगर सैंक्शन लगा हुआ है तो ईरान के जितने भी फॉरेन फंड होते हैं वो सारे सीज कर दिए जाते हैं। दूसरा, ईरान किसी से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और कोई देश अगर ईरान से व्यापार करने की कोशिश करेगा तो वो कहीं ना कहीं यूएसए उस देश में भी सैंक्शन लगा देगा। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था इसका हमारा ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ द एनआरकी, यहाँ पर जो लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बनता है उसकी वजह से, राइट। तो ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो बात की जाएगी, उस कॉरिडोर से कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है हमारी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। ये बात आपने ध्यान देनी, तो ये बात इसमें बता रखी है। ये फिर ये जो अब इसका कैसे ये प्लानिंग की जाएगी, किस तरह से कहां से ये कॉरिडोर निकाला जाएगा, ये तो हमें वक्त आने पे पता चलेगा। और जैसे ही कुछ रिपोर्ट आती है वो आप तक गोयला क्लासेस की तरफ से पहुंचानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने जब भी मीन स्टडी करनी होती है तो आपने जो भी हमने पढ़ा कि हमने क्या देखा, कॉरिडोर के बारे में देखा, इस कॉरिडोर की हमने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखी, एक वैश्विक स्तर पे देखी, ग्लोबली देखी, फिर हमने भारत को आधार बनाकर, क्योंकि भारतीय होने के नाते मुझे भारत का पक्ष लेके भी इस बात को समझना पड़ेगा, तो वो भी हमें लिखना होगा मीन्स में। फिर अंत में जो हम कंक्लूजन देते हैं वो ये देते हैं कि ये क्या भारत के लिए सच में फायदेमंद होगा, इस तरह से हमने इसको एंड करना होगा, राइट। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है ये जो न्यूज आपने देखी है, जो G20 सम्मेलन के दौरान अनाउंस की गई है, घोषणा की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो समझ पाए होंगे कि स्ट्रैटेजिकली ये बहुत फायदेमंद है भारत के लिए, क्योंकि इससे काउंटर किया जाएगा चाइना के जितने भी एग्रेसिव पॉलिसीज है, राइट। तो मैं यहीं से इस सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।